नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भाई के YouTube चैनल IAS माय टारगेट पर, जहां हम बिना कोचिंग के बिना किसी डर के यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे यूपीएससी सेट 2025 में जो पेपर हुए थे, ठीक ना। तो उन्हीं का हम पेपर को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न संख्या देखेंगे आज 68 से लेकर के 5 प्रश्न आगे, ठीक ना, 68 से प्रारंभ होंगे। तो इस तरह से हम एकदम इन पांचों प्रश्नों को एकदम स्टेप बाय स्टेप और हिंदी माध्यम में देखेंगे। तो ये वीडियो जो है खास तौर पर उन छात्रों के लिए है जो 2026 में यूपीएससी देने जा रहे हैं और जो बेसिक से लेकर के एडवांस तक समझना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि कम्युनिटी टैब पे आप लोगों को पोलिंग के द्वारा कर दिए पोस्ट, तो वहाँ पे आप लोग अपना मत जरूर दीजिएगा। बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय निकाल करके कम्युनिटी पोस्ट पे जाकर एक बार वोटिंग कर दीजिएगा, ताकि कल के बाद परसों ये पेपर खत्म, यानी कि तरसों नेक्स्ट जो आप लोग वोटिंग करेंगे, जिस पे ज़्यादातर वोटिंग रहेंगे उसी पर हम वीडियो लाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग एक थोड़ा सा वोटिंग कर दीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और हर सवाल को जो है कैसे सॉल्व करना है, एकदम यूपीएससी के तरीका से, जिस तरह से यूपीएससी प्रश्न पूछे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमको सॉल्व कर, मतलब उसी के अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो चलिए शुरू किया जाए। तो पेन और कॉपी निकालिए और बन जाइए अभी सेट का मास्टर। तो लेट्स क्रैक क्वेश्चन नंबर कितना 68 से शुरुआत करते हैं। तो चलिए 68, तो प्रश्न संख्या 68 कहाँ से है, तो यहाँ से है। तो चलिए प्रश्न पहले देखिए क्या कह रहे हैं। पहले प्रश्न पढ़ते हैं, फिर कॉपी का यूज करेंगे। कॉपी में बड़ा बड़ा अक्षर करके लिखेंगे ताकि आप लोगों का क्वालिटी में दिखे, ठीक ना। तो इस पे हम प्रश्न संख्या 67 तक हो गए थे, तो नंबर दे देते हैं क्वेश्चन 68। तो देखिए 68 क्या कह रहे हैं। 68 कह रहे हैं एक प्रश्न दिया गया है, ठीक है, आपके स्क्रीन पे आप भी पढ़िए, जिसके बाद दो कथन 1 और 2 दिए गए हैं, ठीक है। उस प्रश्न और उन कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चिन्हित करना है, ठीक है। तब प्रश्न देखिए कौन सा है। प्रश्न है कि ऐसी एक अंक की लघुत्तम संख्या क्या है जिसमें ठीक ठीक 4 गुणनखंड है। तो कह रहे हैं ऐसी एक अंक की ना लघुत्तम संख्या क्या है, एक अंक का, जो एक अंक का है यानी कि 1 डिजिट का, उनका लघुत्तम संख्या जो है वो 4 गुणनखंड होना चाहिए, ठीक ना। तो कितने हैं, तो 1 डिजिट के कह रहे हैं, तो 0 से लेकर के 1, तो 0 तो हटिए जाएंगे, 1 से लेकर के कहाँ तक देखेंगे 9 तक, 10 आएंगे तो 2 डिजिट हो गए, तो एक अंक के कह रहे हैं 1 डिजिट। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो देखिए उनके बाद हम ऑप्शन को देखेंगे, पहले इनको देख लेते हैं। एक अंक से लेकर के कह रहे हैं ना, एक अंक वाले, तो एक अंक में क्या क्या आ जाएंगे आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना वो ही होंगे एक अंक में। इससे आगे तो 2 अंक 2 डिजिट हो जाएंगे। अब बताइए एक का गुणनखंड कितना है, मतलब गुणनखंड लघुत्तम, जो लघुत्तम ही ना पूछे हैं, तो लघुत्तम एक का कितना है। हाँ, तो लघुत्तम पूछ रहे हैं, एलसीएम कह रहे हैं, लघुत्तम गुणनखंड पूछ रहे हैं। तो लघुत्तम कितना है एक का, एक का 1 है, ठीक है, यानी कि केवल एक गुणनखंड है, ठीक है। वही 2 का कितना गुणनखंड है, तो यदि हम 2 का बात करें तो 2 का 1, 2 ये हो जाएंगे, यानी कि कितना है 2 गुणनखंड। वही 3 का बात करें तो 3 का आपका कितना हो जाएंगे, 3 का भी हो जाएंगे 1, 3, ठीक है। तो इसमें भी 1 2 गुणनखंड है। अब उसी प्रकार 4 के कितना हो जाएंगे, 4 का देखिए कौन कौन हो जाएंगे आपका, 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे और 4 हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए ये कितना है 1 2 3 गुणनखंड हो गए। वही 5 का देखते हैं। 5 का देखिए, 5 में कौन कौन आ जाएंगे आपका, 1 आ जाएंगे और 5 ही स्वयं आ जाएंगे। तो इस तरह से देखिए, तो इसमें कितना है 1 2 बराबर कितना 2 गुणनखंड है। अब 6 का देख लीजिए एक बार, 6 में कौन कौन आ जाएंगे, 1 तो ये करेंगे तो फिक्स है, 2 से भी आ जाते हैं, 3 से भी आ जाते हैं ये, और 6 से भी आ जाते हैं। तो इस तरह से इनका गुणनखंड कितना है 1 2 3 4 गुणनखंड हो गए। वही 7 का ले लीजिए, 7 का कितना गुणनखंड आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे, बराबर 1 2 को गुणनखंड हो गए इनका। 8 का ले लीजिए, 8 का कितना गुणनखंड हो जाएगा, 1 होंगे, फिर 2 से लगेंगे, फिर 4 से लगेंगे, फिर 8 से स्वयं लग जाएंगे। तो ये कितना हो गया 1 2 3 4, इसका भी आ गया 4 गुणनखंड आ गए। 9 का ले लीजिए, 9 का कितना आ जाएंगे, 1 आएंगे, 3 भी आएंगे, 9 भी आ जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 यानी कि 3 गुणनखंड। तो अब बताइए हम प्रश्न में कह रहे थे कि जिसमें ठीक ठीक 4 गुणनखंड आ रहे हैं, तो 4 गुणनखंड कहाँ कहाँ आ रहे हैं, एक वो 6 में आ रहे हैं और एक 8 में आ रहे हैं।
तो 6 में जो 4 गुणनखंड आ रहे हैं इसमें 2 3 6 है, और 8 में जो आ रहे हैं 1 2 4 8 है, यानी कि 4 गुणनखंड वाले 2 3 6 ये सब है। तो यानी 4 गुणनखंड पूछ रहे थे, 4 गुणनखंड में हमको 2 को मिल गए। अब चलिए आगे पढ़ते हैं प्रश्न को। कथन कह रहे हैं इनमें से एक गुणनखंड 2 है। बिल्कुल, इनमें से एक गुणनखंड जो है 2 है। जैसे मान लीजिए कथन 1 कह रहे हैं, तो गुणनखंड 6 को देखिए। गुणनखंड 6 में गुणनखंड 6 कितना है? 1 2 3 6 है। तो इसमें जो है 2 एक गुणनखंड है। यहाँ पे जो 2 है, 2 क्या है? एक गुणनखंड है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वही दूसरा कह रहे हैं इनमें से गुणनखंड 3 है। दूसरा कथन कह रहे हैं इनमें से गुणनखंड 3 है। तो यदि 6 का देखें तो इसमें भी 3 है। तो 6 के गुणनखंड में जो है 1 2 3 6 है, तो 3 भी एक क्या है? गुणनखंड है। तो कथन, अब बताइए ये कथन जो है दोनों क्या है? दोनों की तो आवश्यकता है नहीं, दोनों को देखे बगैर हम यहाँ ये सॉल्व कर दिए। इसका मतलब दोनों कथन रहे या ना रहे, प्रश्न को जब यहाँ हम पढ़े तो हम अपने अकॉर्डिंग इनका आंसर जान सकते हैं। तो फिर आगे देखते हैं प्रश्न क्या पूछ रहे हैं। तो कथन तो देख लिए, दोनों कथन भी सही है। तो उपरोक्त प्रश्न और कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कौन एक सही है? कथन एक कह रहा है इस प्रश्न का उत्तर इन कथनों में से किसी एक का अकेले उपयोग कर दिया जा सकता है। ये बातें बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कैसे? कहते कि इन कथनों को हम देखें या ना देखें, बगैर देखे भी हम प्रश्न का आंसर देख सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक ना। तो वही कथन 2 कह रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों में से किसी का भी अकेले उपयोग कर दिया जा सकता है। दिया जा सकता है जरूरी नहीं कथन का, इसलिए हम इनको कट करते हैं, ठीक है। वही तीसरा कह रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग कर दिया जा सकता है, किंतु दोनों में से किसी एक कथन का अकेले उपयोग कर नहीं दिया जा सकता। ये भी गलत बात कर रहे हैं। कथन का यूज नहीं हो करेंगे फिर भी हम उत्तर दे सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर इन कथनों में से किसी का उपयोग किए बिना भी दिया। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर इन कथनों में से किसी का उपयोग किए बिना, ये दोनों कथन का हम यहाँ कहीं उपयोग किए लेकिन हमको प्राप्त हो गए ना 2 4 का कितने, ठीक 4 का गुणनखंड, तो हमको 2 को मालूम चल गए। 6 में निकलते हैं और 8 में निकलते हैं, 4 गुणनखंड है। तो इस तरह से ऑप्शन डी इनका सही जवाब हो जाएंगे। कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या अब कितना, क्वेश्चन 69 69। तो देखिए प्रश्न संख्या 69 क्या कह रहे हैं, एक बार 69 को देख लेते हैं। तो आपके स्क्रीन पे है, आप लोग भी देखिए। प्रश्न 69 कह रहे हैं एक प्रश्न दिया गया है, ठीक है, नीचे प्रश्न दिया गया है जिसके बाद 2 कथन दिया गया है, 1 और 2, ठीक है। उस प्रश्न और उन कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चिन्हित करना है, ठीक है। तो प्रश्न क्या है? तो प्रश्न ये है कि मान लीजिए पी क्यू आर एस भिन्न शून्य उत्तर अंक है, ठीक है। कौन कौन? पी क्यू आर एस भिन्न अलग अलग शून्य उत्तर अंक है। यदि पी पी गुना पी क्यू, यदि पी की मान लीजिए पी पी गुना पी क्यू बराबर कितना आ रहे हैं? आर आर एस एस, ठीक है। ये है प्रश्न में दिया हुआ, जहां P जो है, जहां ये P का जो मान है यानी कि P 3 से कम या बराबर 3 भी हो सकते हैं, और Q जो है 4 से बड़ा नहीं, 4 से छोटा ही होंगे या 4 भी रख सकते हैं। यहाँ 3 से छोटा रख सकते हैं या 3 ही रख सकते हैं। तो इस तरह से कहे तो क्यों किसके बराबर है, तो क्यों किसके बराबर है, तो क्यों किनके बराबर है, ये डिसाइड करने के लिए कह रहे हैं। तो चलिए कथन बाद में देखेंगे, पहले इनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो पी दिया हुआ है, मान लेते हैं हम पी का मान कितना? 11 है, ठीक है। 11 तो यहाँ 2, फिर पी का मान 2 फिर पी का मान 3 रख सकते हैं, 4 ही ना नहीं रख सकते हैं, 4, ठीक है, नहीं रखेंगे, चलिए छोड़ दिए, ठीक है। अब गुना कर दीजिए, मान लीजिए गुना कितना तक कर सकते हैं? पी 1 रख सकते हैं, और क्यों पी क्यों है तो क्यों का मान 4 से कम ही रखेंगे, तो 4 से कम कितना? 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इनका मान रख सकते हैं। और शर्त आगे क्या है? और फोर क्यों किसके बराबर है, तो यहाँ देखिए क्यों किसके बराबर कह रहे हैं, तो यहाँ जो प्रश्न में दिया हुआ है 2 डिजिट, लेकिन जब गुना करेंगे तो कितना? 4 डिजिट आना चाहिए, बिल्कुल 4 डिजिट आना चाहिए। तो चलिए यहाँ यदि हम करते हैं 11 गुना इसका मान भी 1 रख लेते हैं, ये 3 डिजिट आएंगे, ये कट गया। यदि मान लीजिए गुना कर देते हैं 22 या 23 ही रख देते हैं, या 25 ही रख देते हैं, 25 नहीं सॉरी 5 आगे ना हो गए, 24 ही रख सकते हैं, 24 रखते हैं, तो फिर भी ये 3 डिजिट 3 डिजिट का अंक बनते हैं। गुना काउंटिंग कर मतलब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो देख लीजिएगा 3 डिजिट आएंगे, 3 ही अंक आएंगे। तो हमको यहाँ 4 अंक पुराना है, ये भी कट हो गए। 33 में यदि गुना हम कर दें 3
और 31 से करेंगे, यदि हम 31 से गुना करते हैं मल्टीप्लाई 33, 33 गुना 31, तो 33 गुना 31 1023 हो जाएंगे, है ना, 1023। यहाँ 4 डिजिट आ गए, ठीक है। यदि हम 33 गुना 32 कर देते हैं, 33 गुना 32 करेंगे तो कितना, 33 गुना 32 हो जाएगा 1056, तो ये भी 4 डिजिट है। यदि 33 गुना 33 कर देते हैं, 33 गुना 33, 33 गुना 33 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1089 मेरे ख्याल से आ जाएंगे, है ना, हाँ 89 आएंगे, 1089। तो वही 33 गुना यदि हम 34 कर देते हैं तो कितना आ जाते हैं, 1122 आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ हम 4 डिजिट का यूज किए। आगे प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो अब यहाँ ये चारों एक बार और कुछ बातें हैं। तो ये चारों को यदि हम सॉल्व किए तो इस तरह से पी का मान पी तो पी का मान आ गया कितना, 33 गुना पी क्यों कह रहे हैं ना, पी का मान कितना 3 है और क्यू का मान कितना आ गए 4 आ गए, ठीक है। तो इस तरह से टोटल कितना आ गए RRSS, यानी कि RRSS 1 1 2 2, ये हो गए हमारा आंसर। यानी कि S का मान 2, S का मान 2, R का मान 1, R का मान 1, Q का मान 4, P का मान 3, ये आ गए, ठीक ना। तो Q बराबर कितना आ गए, Q बराबर आ गए कितना 4, ठीक है। तो इस तरह से हमारा मान निकल गए। अब पहले आगे प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न क्या रहे हैं। तो किसके बराबर है, कथन एक कह रहे हैं R बराबर 1, तो R बराबर 1 बिल्कुल सही है। कथन 2 करें S बराबर 2 बिल्कुल सही है। कथन तो दोनों सही कह रहे हैं। आप देखिए उपरोक्त प्रश्न और कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, आप बोल रहे हैं इसमें से कोनो एक सही है। ए कह रहे हैं कि इस प्रश्न का उत्तर इन कथनों में से किसी एक का अकेले उपयोग कर दिया जा सकता है, किंतु दूसरे कथन का अकेले उपयोग कर नहीं दिया जा सकता है। ये बात तो भाई साहब गलत कह रहे हैं, क्या है कि हम अभी जो आपके सामने इनको सॉल्व किए, आर का मान 1, एस का मान 2 यहाँ निकाले, तो क्या हम कथन का यूज किए कहीं पे, नहीं ना। तो इसके लिए इसीलिए जो ये है गलत हो गए। बी, इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों में से किसी का भी अकेले उपयोग कर दिया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों में से किसी एक का, हम किसी का करें या ना करें, किसी एक का ही क्यों, नहीं हो करेंगे तो चलेगा। तो यहाँ कह रहे हैं किसी एक का भी अकेले उपयोग कर दिया जा सकता है, गलत बात कह रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग कर दिया जा सकता है, किंतु दोनों में से किसी एक कथन का अकेले उपयोग कर नहीं दिया जा सकता। भाई साहब ये भी मेरे ख्याल से गलत है। इस प्रश्न का उत्तर इन कथनों में से किसी का उपयोग किए बिना भी दिया जा सकता है, ये बात हमको सही लगा। ऑप्शन डी इनका सही जवाब होगा। बाकी आप लोग कौन सा आंसर टिक कीजिएगा, डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। तो प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं 70 की ओर। तो देखिए प्रश्न संख्या 70 क्या कह रहे हैं। आशा करते हैं कि आज थोड़ा क्लियर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन 70 का है ना, तो 70 देखिए प्रश्न 70 क्या कह रहे हैं। एक प्रश्न दिया गया, ये 3-4 प्रश्न जो है ये पहेली से रिलेटेड है, पहेली है, ठीक ना, पहेली को समझना है और उसको सुलझाना है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं 70। एक प्रश्न दिया गया है, ठीक है, जिसके बाद 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं। उस प्रश्न और उन कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चिन्हित करना है। तो प्रश्न क्या दिया हुआ है, क्यों पी से किस प्रकार संबंधित है। प्रश्न कह रहे हैं कि क्यों पी से किस प्रकार संबंधित है, क्यों जो है पी से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछ रहे हैं, इनका क्या संबंध है पी से। तो कथन देखिए क्या कह रहे हैं। कथन कह रहे हैं, कथन एक कह रहे हैं पी की 2 बहनें हैं, यानी कि बहनें कह रहे हैं। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग समझते हैं आप लोग। तो पी की 2 बहनें, तो पी की 2 बहनें कह रहे हैं, यानी कि पी की 2 बहनें, ये पी है, इनको हटाइए यहाँ से, थोड़ा स्पेस लेना पड़ेगा ना। ये मान लीजिए पी है और इनकी 2 बहनें, तो 2 बहनें मान लीजिए ब्लड रिलेशन में है ना। तो 2 बहनें आ गए, तो आर है और एक एस है, ठीक है। कथन आर का पिता क्यों का भाई है। तो आर का पिता जो है क्यों का क्या है, भाई। तो आर ये है, तो आर का पिता, आर का ये हो गया पिता, आर का पिता जो है, आर का पिता क्यों का, मान लीजिए यहाँ ये क्यों है, क्यों का भाई है। तो यहाँ पे कहा आर का पिता, ठीक ना, ये मान लीजिए पिता है। आर का पिता क्यों का भाई है, तो क्यों का इनका जो है ये भाई है, ठीक है। तो उपरोक्त प्रश्न और कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो अब यहाँ देख बताइए, क्यों पी का रिलेशन मिल रहे हैं, क्यों और पी का कोई रिलेशन पता ही नहीं चल रहे हैं। यहाँ पे भी इन्होंने बोला पिता है, लेकिन यहाँ डैश है, ठीक है।
आर एस ये तो भाई भाई सॉरी क्या बहन हो गए, पी का ये दोनों बहन हो गए, और आर जो है आर का पिता, आर का पिता मान लीजिए सपोज एन, एन है इनका पिता, और एन का भाई जो है क्यू जो है एन का भाई है, तो ये क्यू एन का भाई हो गया। तो यहाँ कोनो संबंध ही नहीं बन रहे हैं, ठीक ना। तो चल फिर भी ऑप्शन को देख लेते हैं। ए में कह रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर इन कथनों में से किसी का अकेले उपयोग कर दिया जा सकता है, नहीं दिया सकता, किंतु कथन का अकेले उपयोग कर नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल भाई साहब नहीं दिया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों में से किसी का भी अकेले उपयोग समझ ही नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर इन कथनों में से किसी का उपयोग कर भी नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल इस प्रश्न का जो है उत्तर इन कथनों में से किसी का उपयोग करके भी नहीं दिया जा सकता है। ऑप्शन डी को ही हम टिक करेंगे, बाकी आप लोग इसको टिक कीजिएगा, डिसाइड कर लीजिए। तो प्रश्न संख्या कितना बचे? 71 71। तो चलिए प्रश्न संख्या 71 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 71 जो है परिच्छेद से रिलेटेड है, तो इसका मतलब मैथ अब सॉल्व करने वाला नहीं है, ट्रिकी सवाल नहीं है, तो यहीं से सारा चीज़ दिया हुआ रहता है। तो आप लोग भी पढ़िए और अपना आंसर इनको दे दीजिए, मतलब अपना आंसर डिसाइड करके टिक आउट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए 2 मिनट में फटाफट 2 प्रश्नों को खींच लेते हैं। प्रश्न परिच्छेद पहले देखते हैं क्या करें। परिच्छेद कह रहे हैं मुद्रास्फीति की एकल संख्या विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं सभी के लिए एक समिष्ट होती है। उपभोग की विभिन्न मदों के लिए कीमत वृद्धि अलग अलग होती है। तो अतः यह एकल संख्या विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को भारित मान निर्दिष्ट करने से मिलती है। तो WPI के लिए उत्पादन के भारतीय मानों का उपयोग किया जाता है। CPI के लिए उपभोग टोकरी कंजमिपिशन बास्केट का उपयोग किया जाता है। गैस ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, चलिए आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, इसलिए स्क्रीन पे लगाते हैं। किंतु व्यक्ति समरूप नहीं होते, तो उपभोग टोकरी गरीब, मध्य वर्ग और धनी व्यक्तियों के लिए अत्यधिक रूप से अलग अलग होती है। अतः CPI इन वर्गों में से प्रत्येक के लिए अलग अलग होती है और एक सम्मिश्र सूचकांक निकालने के लिए इन टोकरियों के औसत का परिकलन अपेक्षित होता है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। परिच्छेद ही टफ है तो प्रश्न भी टफ होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद में व्यक्त सर्वाधिक तर्क संगत, विवेकपूर्ण और निर्णायक संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? कीमत वृद्धि के मापन में केवल VPI का उपयोग किया जाना चाहिए और CPI को उपयोग से हटा देना चाहिए। भाई कैसे कैसे हटा देना चाहिए? मुद्रास्फीति दर का वर्तमान परिकलन अलग अलग मद या उपभोक्ता वस्तु की कीमत वृद्धि का सही मापन नहीं करता है। समरूप नहीं होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, ठीक ना। तो मुद्रास्फीति के आंकड़ों उपभोक्ता ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन बी इनका सही है, तो बाकी आगे क्या ही पढ़े। चलिए परिच्छेद 2 को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 72 का आंसर देते हैं, 72 का। तो कथन 2 परिच्छेद 2 स्क्रीन पे लगा दिए हैं, आप लोग देख लीजिए। परिच्छेद 2 कह रहे हैं विश्वास को आमतौर पर अन्य लोगों के प्रति सुभेद होने के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो उद्यम वृत्ति में अन्य लोगों का विश्वास करने और स्वयं धोखे का विषय बनने में तत्पर होना निहित होता है। तो विशेषज्ञ प्रणालियों में विश्वास वैश्विक व्यवहार का सार है। विश्वास स्वयं सामाजिक बाजार में परम वस्तु के रूप में उभर कर आता है और वैश्विक बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की विशिष्टता को परिभाषित करता है। तो विश्वास करने के आचरण का यह भी अर्थ है कि अन्य लोगों को समुचित आदर का स्थान देना और कतिपय पहलुओं में आशापूर्ण दृष्टि से देखना कि वे सक्षम है अथवा सक्षम होंगे। तो प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद के मर्म यानी कि सार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित कर रहा है? सार को प्रतिबिंबित, ये तो मित्रता को लेकर के है ना, मित्र पे विश्वास करने पे। तो विश्वास करना बहुत ही कठिन कार्य है, ठीक है। तो देखिए उद्यम वृत्ति में विश्वसनीयता की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, बिल्कुल गलत बात है। जो लोग विश्वसनीय होते हैं वे सर्वाधिक सुभेद होते हैं, नहीं होते हैं भाई।
धोखे का पात्र बने बिना कोई आर्थिक क्रियाकलाप संभव है। विश्वास करना महत्वपूर्ण है, यद्यपि इसमें खतरा होता है, बिल्कुल खतरा होता है। विश्वास करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन विश्वास किस पे कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा खतरा होता है जिस पे हम विश्वास करते हैं उनके पीछे का राज जान के ही विश्वास किया जाए, वो विश्वास के योग्य है या नहीं। इसलिए ये जो है विश्वास करना महत्वपूर्ण है, यद्यपि इसमें खतरा होता है। बिल्कुल ये सही कह रहा हूँ, ऑप्शन डी इनका सही जवाब है। क्लियर है। तो अब प्रश्न संख्या कितना बचे, 73। तो 73 हो गए, 74, मतलब इनको जो है कल सॉल्व करते हैं। तो आई थिंक 5-6 प्रश्न बच गए होंगे, 1 2 3 3 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 प्रश्न बच गए हैं। तो कल 4 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, फिर परसों 4 प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो ये था आज का सेशन। तो सेशन ख़त्म करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बता दें कि ये जो है यानी कि 2 दिन में ये वाला पेपर समाप्त हो जाएंगे। तो 5 प्रश्न का जो डेली का टारगेट रखे हैं, जब तक तैयारी करेंगे यानी कि जब तक कि अटेम्प्ट नहीं देंगे तब तक 5 प्रश्न को डेली सॉल्व कर करके इस पर डालेंगे। तो अतः कल के बाद परसों जो है ये पेपर समाप्त। तो नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे किस पेपर से रिलेटेड लाएंगे, इसके लिए कम्युनिटी पोस्ट पे जाइए, आप लोग वहाँ वोटिंग कर दीजिएगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों का सदा आभार व्यक्त करूँगा। आप लोगों का सपोर्ट ही हमको भविष्य में काम देंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो दोस्तों ये थे प्रश्न संख्या 68 से लेकर के 68 से लेकर 69, 70, 71, 72 तक, ठीक है ना। तो 72 संख्या तक कवर कर लिए। तो ये था शानदार और सटीक हल दिए, ठीक ना। अगर आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को भाई प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपने कितने सवाल सही किए और कहाँ पर आपको 5 प्रश्न में दिक्कत आए। तो अगले वीडियो में हम सवाल संख्या 73 से आगे 4 ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इसलिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल IAS माय टारगेट को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि अगला वीडियो आप लोग मिस ना करें, ठीक है ना। तो याद रखिए, डेली हम अंत में एक मोटिवेशन कहते हैं कि प्रैक्टिस नहीं रुकेगी जब तक सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, UPSC 2026 के वॉरियर्स।